सेशन के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी एक हंगामी कोशिश थी। गवर्नमेंट ने 11th हॉर्स के ऊपर ही ये अनाउंस किया कि जो बजट है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये था कि ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे होगा वो बेसिकली बजट का होगा, और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है वो एक दिन पहले चूंकि जारी होता है, तो मुझे लगता है कि वो छुट्टी वाले दिन ही जारी किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर पिछले पूरे साल के फिगर्स को और पुराने फिगर्स को रखा जाता है, तो उसकी बुनियाद पर ही हम बेसिकली बजट को देख रहे थे। हमने मशावरत की तो हमने भी सोचा कि चूंकि ये 11th हॉर है और बहुत मेहनत की है पिछले तकरीबन 6 माह में। लाहौर चैम्बर पाकिस्तान के चैम्बर्स में और एसोसिएशन में वो पहला चैम्बर था जिसने बहुत ही डिटेल्ड बजट प्रपोजल्स थी, वो बहुत ही बर वक्त यानी जनवरी के अंदर ही हमारी प्रपोजल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गई थी। गो के हमने प्रपोजल्स के अंदर छोटी मोटी बाद में रिवीजन्स की और डिफरेंट सेशन भी हमारे यहाँ पर होते रहे, लेकिन फिर भी ये मुनासिब समझा गया कि चूंकि ये आखिरी वक्त है तो कुछ मौजूआत को दोबारा से ताज़ा किया जाए, क्योंकि ईद की गहमा गहमी के अंदर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है वो इग्नोर ना हो। और लाहौर चैम्बर की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए रिफॉर्म्स पे बात करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बजट के ऊपर बात करे, तो हमने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त के अंदर हमें कम से कम 2-3 सेशंस ऐसे करने चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट मौजूआत के ऊपर बात होनी चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी अपनी उसके अंदर राय दे सकें। मैं अपनी बात रखूंगा, उसके बाद फिर हम हाउस को ओपन कर देंगे। और मैं चाहूंगा कि आप दोस्त भी कोशिश ये करें कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इंतहाई मुख्तसर और जामे जो दोस्त भी बात करना चाहें वो अपना नाम लिखकर अगर मुझे भिजवा देंगे तो जरा आसानी हो जाएगी। मुनासिब भी होगा कि नोट्स भी अपने लें ताकि आप उसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर बात कर सकें। खवातीन की नुमाइंदगी भी मौजूद है, कभी कभी खवातीन को ज्यादा हिट करता है, तो हम चाहेंगे कि अपनी जो हमारी खवातीन है उनकी भी इनपुट जो है वो इसके ऊपर आए। देखिए जो बजट होता है ना, बेसिकली बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक यानी ऑप्टिमिज्म वाला शो होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी फर्ज से ये कहूं कि आप मुझे जरा बता दें कि आपकी 2 चीजें, एक आपका वक्त जिसको हम कैलेंडर कहते हैं और एक आप फाइनेंस जिसको हम बजट कहते हैं, ये कहाँ खर्च होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट चेक करूं और या मैं किसी इंडिविजुअल का, घर का, फैमिली का या उसकी जात का चेक करूं, 3 चीजें हो सकती हैं ना जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है कि किसी फर्द का इंपॉर्टेंट वो अपना बताए कि वो पैसे उसके पास जो आमदन आती है वो कैसे खर्च करता है, दूसरी चीज किसी फैमिली की, और तीसरी चीज कोई बिजनेस का इदारा या कोई भी इदारा हो सकता है। तो आप यकीन कीजिए मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान यानी दुनिया में अब ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अगर उस आप बजट बता दें कि मेरा इतना पैसा, या चूँकि कैलेंडर का मतलब है कि आपकी एनर्जी और आपका टाइम का मतलब आपकी एनर्जी जहाँ जाती है, तो ये कहना इतना मुश्किल काम नहीं होगा कि आप 10 साल बाद कहाँ खड़े हो, यानी 5-10 साल प्रेडिक्ट करना। क्योंकि बजट बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट जब बजट लेके आती है तो बजट होता क्या है, बेसिक बजट होता है एक स्ट्रेटजी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट अपने मुल्क को अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर किस तरफ लेके जाना चाहती है, इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट करना चाहती है, इंसेंटिव किस तरह देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इंसेंटिव को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 रास्ते हों और एक रास्ते में 2-3 ईंटें रख दें और दूसरा रास्ता खाली हो, तो हम सब लोग फॉलो करते हैं उस रास्ते को जो आसानी से जो है लिफ्ट लगी हो, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि सीढ़ियों की बजाय हम लिफ्ट इस्तेमाल। तो दूसरे मतलब कि बजट बेसिकली एक स्ट्रेटजी है। और पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान को टेबल टर्न करने के लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी डिपेंडेंसी दुनिया के ऊपर कम कर सके, पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ा सके। पाकिस्तान जब आप कहते हैं कि प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे तो इसका दूसरा मतलब ही होता है कि आप अपने जो जीडीपी है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। जब आप अपने जीडीपी को बढ़ाने जा रहे हैं तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि अब आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। और साथ में ये भी आप देखना चाहते हैं, अब हमने ये भी देखा कि यहाँ पर हमें ग्रोथ भी मिली कुछ सालों में, लेकिन वो ग्रोथ अच्छी नहीं थी। वो ऐसी जगहों से ग्रोथ आई थी कि जो नापसंदीदा थी। इसका मतलब ये था कि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, हमने गलत जगह पर मुल्क को आगे बढ़ा दिया और फिर बाद में जब चीज़ बन जाती है उसको गिराया जाता है। बहुत तकलीफ़ होती है उसको गिराने में, क्योंकि
पीपल फॉलो इंसेंटिव्स, और जब वो अपनी चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं उसको वापस लेके जाना एक मुश्किल काम होता है। तो बेसिकली बजट जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटजी की रिफ्लेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस बजट में हमें वो स्ट्रेटजी की रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। और वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी पाकिस्तान के जो मसले हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े क्लियर मसले हैं। पिछले 20-25 साल का डाटा अगर हम उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान बूम एंड बस्ट इस तरह के साइकिल से गुजरा है। हमने क्या किया कि हमने ग्रोथ ली, ग्रोथ लेने के बाद हम एक दफ़ा बस्ट हुए, फिर हम स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं और हम कहते हैं जी स्टेबलाइज कर रहे हैं, फिर चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर हम कहते हैं ये मुश्किल वक्त है, सारी कौम मिलके काटे, और उसके बाद फिर उसी रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं और फिर एक दफ़ा बूम और एक दफ़ा बस्ट है। तो जब हमने इक्विलिब्रियम को उधर शिफ्ट किया हुआ है तो फिर बताइए कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का ख्वाब किस इंडस्ट्रियलिस्ट का तो सारी निज़ाम चेक के ज़रिए से चलता है, और वो एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी उसके पास बहुत थोड़ा सा होता है प्ले करने के लिए। अगर वो करना भी चाहे प्ले तो बहुत थोड़ी सी गुंजाइश उसके पास होती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इकॉनमी ऐसी है, लोग कहते हैं कि शायद इतनी ही तकरीबन बड़ी इकॉनमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो जब तक हम उसको डॉक्यूमेंट करने का सफ़र शुरू नहीं करेंगे हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में उसकी भी एक जो नज़र आएगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस, देखिए मैं आपको एक केस स्टडी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की कंपनी जिसने 2022-23 में तकरीबन $350 मिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स की। $350 मिलियन एक्सपोर्ट करने के बाद उसका जो प्रॉफिट था उसने जो डिक्लेयर किया वो 9 बिलियन था, 9 अरब रुपए। इस साल पिछले साल भी उन्होंने करीब उतनी ही एक्सपोर्ट की, करीब बहुत थोड़ा सा 4-5% का फ़र्क हुआ, लेकिन उनका प्रॉफिट 55 करोड़ रुपए था। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनीज प्रोड्यूस भी कर रही हैं, जो कंपनीज 65, 70, 75, 80% के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को उसकी यानी खपत के मुताबिक चला भी रही हैं, उनको भी कुछ रिवॉर्ड जो है वो अल्टीमेटली नहीं मिल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम कम्पिटिटिवनेस जो है वो लॉस कर गए हैं। अभी मैं ये ख़बरें सुन रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में हम उसकी माइनिंग के लिए हमारा ये प्लान है कि हम 5 सेंट के ऊपर बिजली देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली वैसे ही रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग के लिए जो आपको जो बिजली चाहिए, जितना बड़ा उसका इस्तेमाल है, मैं समझता हूँ कि वो फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 सेंट बिजली करके क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस शुरू करना है कि जिसको अभी तक आपने लीगली नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, और जिसका अभी मुस्तकबिल भी क्लैरिटी नहीं है कि हम उसको आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं 5 सेंट के ऊपर बिजली देते जो रिजल्ट आपको दे सकती है, जो पहले से ऑलरेडी आपके पास पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को समझने वाले लोग कितने हैं? मैं बहुत सारे लोगों को चैम्बर में भी मैं जब दोस्तों से पूछता हूँ तो वो अभी ABC भी उसकी क्रिप्टो करेंसी की नहीं समझते। तो जब हम इस चीज़ को समझते ही नहीं तो फिर हम एक ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा करने जा रहे हैं और उसको 5 सेंट में बिजली देंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर ये ज़्यादती होगी। फिर आप अपने बिजनेसमैन पे जो पाकिस्तान के अंदर अपना सारा कुछ लगा के यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके पास अगर आज का बिजनेसमैन पॉलिटिशियन चाहे तो वो तो आज भी मुल्क से निकल सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पैसे पहले से ही इस मुल्क में नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री अपने सर पे उठा के, अपना बॉयलर सर पे उठा के इस मुल्क से नहीं जी सकता, तो आप उसको क्यों नहीं देंगे? आप क्रिप्टो करेंसी के लिए क्यों देंगे? इसी तरह जी FBR की रिफॉर्म्स का मामला है। FBR को भी हमने वादा ये था कि रिफॉर्म्स करेंगे। हर दफ़ा सारी गवर्नमेंट्स ये वादा करती हैं कि रिफॉर्म्स करेंगे। पॉलिसी मेकिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री पॉलिसी वो बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से FBR ही अल्टीमेटली मुल्क को चलाता है, और वो जिस तरह का चाहता है कानून, पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर बदकिस्मती से उसको मुल्क का पार्लियामान से भी गुजार दिया गया, जिसके मुताबिक हमारे प्रेसिडेंट जो अक्सर औक़ात उसका जिक्र करते हैं कि जो बेसिकली एक तलवार जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के सर के ऊपर लटका दी गई है, जिससे मैं समझता हूँ कि क्रिएटिविटी को भी नुकसान पहुँचा है, और एक जो आज़ाद माहौल चाहिए होता है बिज़नेस के लिए उसको भी नुकसान पहुँचा है। तो FBR में रिफॉर्म्स का वादा गवर्नमेंट्स का
पिछले 15-20 साल से हम सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बजट में उस वादे को वफा करने का भी वक्त है। इसी तरह जी आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर एक ग्लैमर ऑफ होप है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान बड़े स्मार्ट हैं, ब्रिलियंट हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री, यानी अगर पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में हमने ग्रोथ देखी है तो वो आईटी सेक्टर है। और इसके ज़रिए से हम एक बहुत शानदार किस्म का आईटी सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि वो एरिया है कि जो अभी तक हमने इसको इंसेंटिवाइज नहीं किया। अभी भी हमने बेसिकली ये ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि जो फ्रीलांसर बच्चे अपने घरों में बैठ के 500-500, $600 कमा रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि अब उनके ऊपर भी किसी तरह से हम शब-खून मारें और उनसे भी किसी तरीके से हम उनको भी जो है ना, जबकि एक बहुत बड़ी जो बिज़नेस की जो यानी एक लाइन ऐसी है जो आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर लाखों बिजनेसेस हैं, लेकिन लाहौर चैम्बर के अंदर सिर्फ 45,000 बिजनेसेस जो है ना वो रजिस्टर हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बिजनेस ऐसे हैं कि जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। और इसी तरह आईटी सेक्टर को भी हमें इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हम इमीडिएट देखें। आप कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करते हैं ना, इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 से 3 साल चाहिए होते हैं, फिर 2-2.5 साल इंडस्ट्री भी स्टेबलाइज होती है, फिर उसके बाद वो पैसे देने के काबिल होती है। तो एक लंबा प्रोसेस है, उससे भी ज़्यादा आसान। और दूसरी बात है, जब हम इंडस्ट्री चलाते हैं तो हम एनवायरनमेंट को भी किसी हद तक पोल्यूट करते हैं, हम अपनी यूटिलिटीज़ भी जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हम अपना ब्रेन बेच रहे होते हैं, यानी हम बेसिकली सिर्फ अपना, और ब्रेन जितना इस्तेमाल करें उतना बढ़ता है। यानी ना हम इस सेक्टर में अपनी कोई एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे होते हैं, ना ये सेक्टर वाटर इंटेंसिव है, लेकिन इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था जी मेन गर्ज़ो गायद थे जी हमारे इस अपना सेमिनार के, ये जो हमारा प्री बजट सेशन है इसके। तो मैं हाउस को ओपन करूंगा। 6-7 मंथ हो गए हमें एक एफर्ट करते हुए ऑन द बिहाफ ऑफ वीपी साहब एंड एसवीपी साहब एंड प्रेसिडेंट साहब कि हमारे आईटी सेक्टर में, देखिए आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया है, लेकिन वो आईटी सेक्टर जो प्रॉफिट कमा रहा है वो एक्सपोर्ट में कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान में हार्डवेयर इक्विपमेंट का, सर्विलेंस का भी एक बहुत बड़ा एक किरदार है, जबकि इनकी ड्यूटीज इतनी ज़्यादा होने की वजह से मोर देन 45 से 55% इनकी ड्यूटीज हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी प्रपोजल के अंदर इसको लाजमी सबमिट करें कि हार्डवेयर इक्विपमेंट और सर्विलेंस इक्विपमेंट की भी ड्यूटीज़ को कम किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट के साथ साथ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट सेक्शन के साथ साथ इंपोर्ट सेक्शन भी अपना रेवेन्यू जनरेट करने में अपना किरदार अदा करे। सेकेंडरी है जी मोबाइल टेलीकॉम का। मोबाइल टेलीकॉम में हम लास्ट 7 मंथ 8 मंथ से हम एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, 2-3 हमारे सेशन भी हुए हैं प्रेसिडेंट साहब कि मोबाइल की पीटीए की जो ड्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से एक आम ट्रेडर को और एक आम यूजर को चोरी का रास्ता मिलता है। वो 2 नंबर रास्ते में जाता है ड्यू टू द काज ऑफ गवर्नमेंट बैड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब हम पीटीए के पास जाते हैं तो पीटीए कहता है हम तो कोई टैक्स लेते नहीं है, ये तो टैक्स एफबीआई लेता है। जब आप टैक्स एक मोबाइल के टैक्स की फाइल सबमिट करते हैं ना तो वहां पे स्लोगन 2 आते हैं, एक एफबीआर का आता है, एक पीटीए का आता है। जबकि पीटीए कहता है ये हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एफबीआर का ताल्लुक है। एफबीआर के साथ पास जाते हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी प्रपोजल देते हैं, अपनी सजेशन देते हैं कि एक मोबाइल है उसकी मालियत है 60,000, जबकि उसका टैक्स बनता है 1,20,000, 1,25,000। तो आपकी मेहरबानी आप अपने आज के सेशन में हमारी इस प्रपोजल को लाजमी सबमिट करें कि
जो भी टैक्स FBR ने मोबाइल के ऊपर लगाना है उनकी मालियत के हिसाब से लगाएं, ना कि अपने फार्मूले के तहत लगाएं। एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि जो एप्पल के फ़ोन आते हैं ना USA से, हांगकांग से, चाइना से, जब आपने ड्यूटी उसकी सबमिट करनी हो ना तो वो वहाँ पे आपको FBR का एक परफॉर्मा आ जाएगा। जबकि कनाडा का इंपोर्ट किया हुआ फ़ोन होगा ना, उसका आप IME नंबर डालेंगे ना तो वो ब्लॉक में आ जाएगा। यानी देखिए कि हमारे मुल्क की किस तरह के उन्होंने मेजरमेंट किए हुए हैं कि कनाडा का फ़ोन जो है कि वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो USA का, हांगकांग का, चाइना का मोबाइल होगा तो आप उसकी PTA की ड्यूटी जमा कराएंगे। तो ये देखिए कि आई डोंट नो, आपकी मेहरबानी है, अगेन रिक्वेस्ट कि आप इसको प्रपोजल का हिस्सा लाजमी बनाएं। जो मोबाइल टेलीकॉम का जो इदारा है हमारे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आज अल्लाह ताला ने हमें LCCI के अंदर आपकी नुमाइंदगी में अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है ना तो उसका भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसमें ना मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें ना ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फुकरान है। तो सही इंफॉर्मेशन होती है और हम कमेंट्स करते जाते हैं तो उसके ऊपर ना फिर चीज़ें बिल्डअप सही नहीं होती और इस चीज़ का गवर्नमेंट और आपका FBR बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को समझने के लिए जो बेसिक थंब रूल है वो ये है कि इस वक्त आपके GDP के अंदर इंडस्ट्री का शेयर 13% है, जबकि टैक्स के अंदर इंडस्ट्री का शेयर 51% है। तो मेरा ख्याल है इतनी सिंपल डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगी कि इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ग्रो क्यों नहीं कर रही। और अगर हमसे कोई बंदा पूछता है कि हम लोग इधर पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं तो टू बी ऑनेस्ट वी बी वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन टू से यस। नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि वी आर अनेबल टू कन्विंस आवर ओन चिल्ड्रन टू एक्सपेंड द इंडस्ट्री। तो ये चीज़ जिस दिन हमें समझ आ जाएगी तो उसमें अब हो क्या है, FBR क्या कह रहा है कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का बाद में रोता जा रहा है और उससे वो सारी चीज़ें चल रही हैं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कुछ भी आप करें तो इस वक्त आपकी फेट के फैसले हो चुके हुए हैं। उसकी वजह ये है, लास्ट थर्सडे आई वाज इन इस्लामाबाद, तो मैंने वो जहाँ जहाँ मीटिंग की तो सब जो डिसीजन हो चुके थे। फिर हम लोगों ने एक कॉल दी प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने फिर जनाब FBR के चेयरमैन को कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा। तो सैटरडे वाले दिन वी हैड 4.5 घंटे की जूम पे मीटिंग हुई। फिर कल FBR के चेयरमैन सबसे मीटिंग हुई। कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। मेरे ख्याल के अंदर चैम्बर को क्या करना चाहिए इस स्टेज के ऊपर, और वो भी ये है कि जाके पर्सनल मिलके उधर दें। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि पॉलिसी से रिलेटेड हैं। पॉलिसीज को ठीक करवा लेंगे तो आपके लिए चीजें इजी होंगी, अदरवाइज चीजें इजी नहीं होने वाली। और पॉलिसीज के अंदर मैं 3 पॉइंट ऐसे देता हूँ जिसके अंदर FBR के चेयरमैन विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन एनीथिंग। मसलन सबसे पहली बात यह है कि आज के दौर में भी सेल टैक्स के नोटिस जो है वो मैनुअल आते हैं और बैक डेटेड में आते हैं। वेयर है कि हर चीज तो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हुई है, तो इस पॉलिसी को चेंज होना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी मेंबर से बात की, जब FBR के मेंबर से पहले मेंबर से बात की तो मैंने कहा उन्होंने जी हम कर रहे हैं। मैंने कहा जी 3 FBR के चेयरमैन खत्म हो गए हैं और आप अभी तक करते जा रहे हैं। हमने नेशनल असेंबली में बात उठाई, सेनेट में उठाई, और आप 3 साल से हमें चकमा देते जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने बंदों को फीड करवा रहे हैं वहां से। और इस दूसरी बात यह, मैंने कहा 12 ऑडिट एज एक्सपोर्टर, क्योंकि हमने सेंटर का फंड देना है, तो 12 इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट हमारे हर महीने यानी साल के 12 ऑडिट होते हैं। उसके बाद सेक्शन 25 का ऑडिट, उसके बाद सेक्शन 35 का 38 का ऑडिट, उसके बाद 161 का ऑडिट, उसके बाद विद होल्डिंग का ऑडिट। मैंने कहा कितने का ऑडिट करवा सकते हैं, और क्या आपकी FBR के बंदों की ये कैपेसिटी है तो ऑडिट कर सके। सवाए उनको रिश्वतों के बाजार गर्म हुए हैं और कुछ भी नहीं है। और रिश्वत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि सामने मेरा स्टाफ कहता है सर वकील को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इनसे मुकमुका काट ले। ये हकीकत है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी तकलीफ से बातें हैं क्योंकि पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ी शर्म का मुकाम है, लेकिन उन्हें बिल्कुल कोई इस बात की शर्म नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर 5 साल के अंदर एक दफा ऑडिट कंप्लीट हो जाए तो उसमें क्या आ रहा है जी, हमने तो यही बताया फील्ड को। अच्छा, फील्ड को उन्होंने सब कुछ जुबानी बताया होगा, और
जो कुछ उनके दिल में आता है ना वो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है किसे। और मेरा ख्याल है अगर पॉलिसी के ऊपर आप ये चेंज करवा दें कि जितने भी सेल टैक्स के ऑडिट नोटिस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक दिए जाएंगे ताकि उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी चीज ये है कि 5 साल के अंदर किसी भी कंपनी का जितने मर्जी ऑडिट कर लें लेकिन एक दफा ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑडिट कितनी देर तक खेल सकते हैं। इनकम टैक्स का बात मैं सेल टैक्स की बात है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। उसके बाद इनकम टैक्स के अंदर ये हुआ है कि एक्सपोर्टर के साथ हम लोग थे FTR के अंदर 1% टैक्स देते थे ऑफ द टर्नओवर, जो कि बहुत ह्यूज था, ऐसा कम नहीं था। अब उन्होंने पिछले वर्ष को 2% काट दिया और 29% काट दिया। अब मैंने कल उनसे पूछा थी कि जब हमें और 2% वो हर ट्रांजेक्शन पे देते जा रहे हैं कि जी हम बाद में रिफंड दे देंगे। बस ये है कि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ के लिए वो काम तो नहीं हो रहा ऐसा। और अभी भी उसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें चल रही हैं। जी हमने रिकमेंडेशन दे दी है, IMF के प्रोग्राम में है, तो मैंने उनको कहा माजरत के साथ IMF वालों को भी आपसे यही तकलीफ है कि वहां भी आप जाकर झूठ बोलते हैं। US में गया हुआ था और वो जो नेगोशिएशन थी ट्रेड ये जो ट्रेड के हवाले से थी, तो हम लोग सारी वो मीटिंग करके आए, तो हमें पूरा इधर था कि इस वक्त क्या हो रहा है। तीसरी चीज है SME की डेफिनेशन के ऊपर जिस पर इन्होंने ये बात की है, तो ये भी कल FDR के वालों से बात हुई कि 250 मिलियन का वो कह रहे हैं, जबकि पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि 800 मिलियन की टर्नओवर के ऊपर SME है। तो 250 मिलियन क्यों कह रहे हैं? नहीं जी वो हमारे मसले हैं, आपको नहीं पता हम IMF में हैं। ये वो फजूल बातें जिसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं, जो हमारी अपनी नलायकियां हैं, जिसका ऊपर हम लोग यानी अपना ना रेवेन्यू बढ़ा पा रहे हैं ना उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, उसके ऊपर वो IMF पे डाल रहे हैं। मैंने कहा बेहतर ये है कि इसको 250 कर दे, कम से कम हमें ये शर्मिंदगी का ना हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन हर डेस्क के ऊपर डिफरेंट है। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और चौथी जो इन्होंने बात की है टैरिफ के ऊपर, मैं थोड़ा सा वही बता दूं, US के ऊपर पता नहीं वो आपका है सब्जेक्ट के नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी देखें प्रॉब्लम ये हुई है कि इंडिया के ऊपर 29% ड्यूटी लगाई है और पाकिस्तान के ऊपर 26% लगाई है। 29 हमारे पे 26 होता है, 29 हमारे पे 26 इंडिया पे। तो वेयर है कि हमारा टोटल डेफिसिट 2.9 बिलियन का है, टोटल डेफिसिट। अच्छा ये टैरिफ की बात करें तो मैंने सजेस्ट ये किया है कि आप ना इसको खत्म करें, जो डिफरेंस है उसको खत्म करें। उसके 3 बेहतरीन तरीके ये हैं कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट US कॉटन का बायर है, तो हम लोग 700 से 800 मिलियन डॉलर की हर साल कॉटन इंपोर्ट करते हैं US से। उसके अलावा भी हमारा 2 बिलियन की कॉटन बाहर से आती है। तो अगर हम US से मंगवा लें तो उसका फायदा ये होगा कि हमें वहां पे ड्यूटी में भी रिडक्शन मिलेगी और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। 12 से 18 बिलियन डॉलर का हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, अगर हम USA से कुछ मंगवा लें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट खत्म हो सकता है। इसी तरह सोयाबीन के अंदर भी है, सब कुछ है। गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव थी लास्ट, क्योंकि ये सारी चीजें हैं लास्ट ईद के ऊपर, तो नेक्स्ट डे उन्होंने मीटिंग कॉल की, बड़े एक्टिव थे, लेकिन मकसद के साथ अभी तक गवर्नमेंट US गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची। जब हम पहुंचे हैं तो उनसे बात की है US ट्रेड वालों से, तो उन्होंने कहा जी वेयर इज योर गवर्नमेंट। तो हमने कहा जी गवर्नमेंट इस वजह से वो हमसे पूछे क्या करना है और हम आपसे पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह डिप्लोमेटिक आंसर दे कि हम लोग इससे यानी ओहदा भरा हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट को जिस तरह एक्ट करना चाहिए, मैं किसी की नियत पे शक नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं उनकी कैपेबिलिटीज पे जरूर शक कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लाहौर चैम्बर को फौरी तौर पे पॉलिसीज के अंदर इंटरवेंट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज्यादा कमोडिटीज और इधर उधर की चीजों में जाएंगे तो शायद वो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। मुबश्शिर साहब जब बात कर रहे थे ना जी कि गवर्नमेंट ने सारी तजावीज़ फाइनल कर ली हैं, जिस सुबह बजट पास हुआ उस रात हमारा चूँकि IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहा था और तय हो गया। जिस बजट पर डिस्कशन हुई थी 20 दिन तक, वो सारा ही निकल गया था और जो सुबह पास हुआ था वो अरकान असम्बली ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। तो चूँकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है भाट साहब, इसमें आखिरी वक्त तक जो है ना कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहता जी। सिर्फ सेकंड करूंगा जो अर्शद चौधरी साहब बात करके गए हैं, बड़ी लॉजिकल बात है प्रेसिडेंट साहब कि आई थिंक आपको सारे काम छोड़ के लाहौर चैम्बर को इस वक्त चीफ कमिश्नर जो तीनों हैं यहाँ पे उनके साथ एंगेज करना चाहिए। ये जून के महीने के अंदर जिस किस्म का एक एडवांस टैक्स वाला एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, आई थिंक चैम्बर को इस वक्त कोई काम नहीं करना चाहिए सिवाय
टैक्सेशन अथॉरिटीज के साथ बैठ के उनको एंगेज करके इस चीज को अपने कानूनों को बनाना। बाकी हम जो भी को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। बजट ऑलरेडी आपका चला गया हुआ है, बट आपने भी जो लाहौर की इंडस्ट्री को, लाहौर की ट्रेड को सेव करना है, वो सिर्फ आप कितना अच्छा एबली निगोशिएट कर लेते हैं टैक्सेशन अथॉरिटीज के साथ। अगले 4, 5, 6 दिन, 20 दिन जो आपका वो होगा इंशाल्लाह वही आप रिलीफ हमें दिला सकेंगे। आपसे यही हमारी गुजारिश है। जी शुक्रिया जी। सुबह 11:30 बजे एक और सेशन होगा जी, जो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए FBR पे थी, गवर्नमेंट पे थी, वो सदर साहब ने निकाल दी है। आप जरा बर्दाश्त करें सर इसका, ये बड़ी हॉट सीट है। आज का ये सेशन काफ़ी सुन रहा हूँ कि जी क्यों बुलाया गया, बजट तो फाइनल हो चुका है, बन चुका है, छप चुका है और क्लोज हो चुका है। तो तीन वजूहात हैं कि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ा वैल्यूएबल है। पहली बात तो यह है कि बजट क्लोज कभी होता था 10, 12 दिन, 20 दिन पहले छप जाता था, अभी नहीं होता। अभी IMF से भी स्टिल हमारी गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, बजट फाइनल नहीं हुआ। अभी आप अगर देखें तो जो टैरिफ की वार शुरू हुई है वर्ल्ड वाइड में, जो अमेरिका, हमारे ऊपर भी उसका असर आ रहा है, उस पर भी अभी तक गवर्नमेंट जो है वो फाइनल कर रही है। और तीसरा जो पिछले दिनों एक हमने अजीम जंग जीती है, उस जंग के बाद भी कुछ जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली जो हमारी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। हमने लाहौर चैम्बर ने, हमारी एक R&D कमेटी है, उसके तहत एक हमारी बजट कमेटी है जिसको कि मैं भी देख रहा हूँ, मुझसे भट्ट साहब उसके मेंबर है, नबील साहब उसको चेयर कर रहे हैं। तो इस कमेटी ने दिसंबर में काम शुरू कर दिया था और तमाम जो मेन स्टेक होल्डर्स थे, ट्रेनियर कमेटीज़ थे, उनसे पूछ के इंडस्ट्री राय लेके तो अपने जनवरी के आखिर में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट था, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, वो FBR प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना को पहुँचा चुके हैं। ये आपके लाहौर चैम्बर का काम है। और वो डॉक्यूमेंट में सब जो चीज़ डिस्कस हुई है, मेजॉरिटी वो उसमें है, चाहे वो टैरिफ के बारे में है, वो इंपोर्ट के बारे में है, वो एक्सपोर्ट के बारे में है। एक चीज़ का अब तक किसी जिक्र नहीं किया, जो कि जिस पे कि हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपका पैसा देना कोई खर्च नहीं होता इसके ऊपर, आप वो काम शुरू पहले करें। वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ऐसे कवानीन हैं जिनसे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है या डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होती हैं या रुकावट बनती है, ऐसे हमने कोई 20 कवानीन हमारी कमेटी ने, चैम्बर की कमेटी ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका हल बताया है। तो ये ऑलरेडी जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है। अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हाउस, ये जो BR की जो तमाम कमेटीज़ हैं वो अपने में सेक्टर में काम कर रही हैं। आज का ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा मैं समझता हूँ। और जो चीज़ें रह गई थी हमारे इस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को प्राइम मिनिस्टर ने खुद देखा, सदर साहब खुद देख के आए, FBR चेयरमैन खुद देख के आए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने भी कई दफ़ा यहाँ पे बजट प्रपोजल भेजी है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि टेक्निकली जिस तरह का HS कोड, जिस तरह के टेबल FBR ने प्रोवाइड किए कि हमें अपनी प्रपोजल आप इस पैटर्न से भेजें कि एक आइटम है, HS कोड है, उसका अभी टैरिफ कितना है, आप कितना प्रपोज कर रहे हैं, इसमें कमी या बेशी होगी तो किस तरह पूरी करें। ये है तरीका का, क्योंकि हम क्लियर कर रहे हैं, वजह भी लिखें। ये तो जो क्लियर, इसको टेक्निकल शेप में लेके आना बहुत बड़ा काम है, ये काम हम कर चुके हैं।